सो मलिक काफूर की कहानी कल हम कह रहे थे। रवि गुड मॉर्निंग, रिची गुड मॉर्निंग एंड शिवानी गुड मॉर्निंग। सो जब हम मलिक काफूर की बात कर रहे हैं तो मलिक काफूर को ये अथॉरिटी दी गई कि यू गो टू साउथ इंडिया एंड कॉन्कर द रेस्ट ऑफ इंडिया। सो सबसे पहला काम जो इनका था दैट वाज तेलंगाना का, तेलंगाना दैट इज़ वारंगल। यहाँ काकाटिया डायनास्टी राज करती थी और उस टाइम पे जो राजा थे हिज नेम वाज प्रताप रुद्रा सेकंड। 1303 की बात है, गुजरात विक्ट्री हो चुकी है और नुसरत शाह की डेथ हो चुकी है। इसके बाद में नुसरत शाह के बाद जो बंदा जनरल था वो जाता है बंगाल और उड़ीसा की तरफ से वारंगल एंटर करता है। सो नॉट थ्रू दी सेंट्रल इंडिया पार्ट बट थ्रू बंगाल एंड उड़ीसा ये लोग एंटर करते हैं और वारंगल जो उसको उस टाइम पर उरुगल्लू कहते थे और यहाँ पे प्रताप रुद्रा इनको हरा देता है। दैट इज़ उपरापल्ली की बैटल होती है, वहाँ पर ये हार जाते हैं। मलिक काफूर वॉज अगेन सेंट आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद 1308 में भेजते हैं और प्रताप रुद्रा सेकंड सबमिट कर देते हैं कि बोले ठीक है, सबमिशन हो जाता है कि एनुअल ट्रिब्यूट हम देंगे, सालाना हम ट्रिब्यूट आपको भेजेंगे। 300 एलिफेंट रहेंगे, 7000 हॉर्सेज रहेंगे। ये वाला कंसेप्ट जो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ शुरू किया, दैट कंसेप्ट वॉज सिमिलर टू द कंसेप्ट ऑफ गुप्तंस। गुप्तंस भी नॉर्दर्न इंडिया के अंदर सेल्फ रूल रखते थे और साउथ इंडिया के अंदर ट्रिब्यूटरी सिस्टम के ऊपर काम करते थे, फेडरल सिस्टम के ऊपर। वही काम अलाउद्दीन खिलजी का है। नॉर्थ इंडिया के अंदर ये डायरेक्ट कंट्रोल रखता है, साउथ इंडिया के अंदर इसका जो कंट्रोल था वो डिफरेंट था। एंड दैट पैटर्न वाज चेंज बाय मुगल्स, जब सब कुछ उनके अंडर में था, वहाँ पे कोई फेडरलिज्म नहीं हुआ। यही कारण है कि जब भी हम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पढ़ते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, सो वी टेक इनटू कंसिडरेशन द मौर्यन फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मुगल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वी डोंट स्टडी अलाउद्दीन का एडमिनिस्ट्रेशन एंड वी डोंट गो फॉर द गुप्तन एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज उनकी जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसमें 2 कंटेंट थे। सो मलिक काफूर 1308 के अंदर जीत जाता है, समीक्षा वेरी गुड मॉर्निंग, और 300 एलिफेंट और 7000 घोड़े और लार्ज क्वांटिटी ऑफ कैश और ज्वेल्स लेकर वापस जाता है। 10 साल बाद 1318 में खुसरो खान को भेजा जाता है, जो मुबारक शाह जब बैठता है वो उसको भेजता है एनुअल ट्रिब्यूट्स को कलेक्ट करने के लिए। प्रताप रुद्रा फिर से बीच में ये वापस अगेंस्ट हो जाते हैं, जब अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद सब लोग आज़ाद होने की कोशिश करते हैं तो मुबारक शाह सेंड देम। 1320 में सल्तनत की डायनास्टीज चेंज हो जाती हैं और प्रताप रुद्रा वापस से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इस टाइम पे गयासुद्दीन तुगलक अपने पुत्र उलुग खान को भेजते हैं हराने के लिए और 6 महीने तक सीज चलता है एंड फाइनली रीग्रुप, और फिर रीग्रुप होती हैं फोर्सेस, असॉल्ट करते रहते हैं। उलुग खान वापस आ जाते हैं और वापस रीइंफोर्स आर्मी के साथ 1323 के अंदर फिर हरा दिया जाता है। देन ओरागल्लू जो पुराना नाम था कैपिटल का, उरुगल्लू या ओरागल्लू, इट वाज नेम एज सुल्तानपुर एट दैट टाइम एंड प्रताप रुद्रा इज सेड टू हैव कमिटेड सुसाइड नियर नर्मदा। सो नॉर्दर्न टेरिटरी तक इनका बेल्ट था जहां पर इनकी बैटल वगैरह हुई होंगी एंड सुसाइड एट दैट पार्ट, जब वो दिल्ली ले जाए जा रहे थे एज अ प्रिजनर। इनके बारे में कहा जाता है कि ही वॉज डिसेंडेंट ऑफ दुर्जय, जिसके बाद कुछ जगहों पे लिखा है कि ये शूद्र डायनास्टीज थी या कुछ जगहों पे लिखा है ये क्षत्रिय डायनास्टीज थी। एज अ सॉवरेन प्रताप रुद्रा 1 ये पहले थे। इसके बाद भी ये था कि डिबेटेबल है कि कब से कब शुरू किया था। महादेवा उसके बाद रहे 1195 से 1199 तक, देन गणपति 1199 से 1260 तक, देन रुद्रमा देवी 1261-62 एंड फाइनली प्रताप रुद्रा 2। ये छोटी सी डायनास्टीज थी काकाटियास की। देन अगला अटैक जो होता है देवगिरी का, देवगिरी वॉज अ वेरी प्रोमिनेंट 1306-1307 का बात है। सेवना दैट इज यादवा रूलर्स हैं। राव नारायण राव रामचंद्र देवा, ही वॉज सन ऑफ कृष्णा देवा। इनके पास इलिचपुर नाम की एक टेरिटरी हुआ करती थी, उसकी ट्रिब्यूट ये नहीं भेजते हैं 3 साल तक। तो अलाउद्दीन पहले इसको जीत चुका है 1294 में, पहले ही जीत चुका है, तो वापस ये फोर्सेस अपनी भेजता है यहाँ पर। और यहाँ पर वाली मामला था जिसके अंदर जो करण वाघेला थे गुजरात के, वो यहाँ पर रहा करते थे और एक छोटे से इलाके के अंदर अपने आप को अजर्ट किए हुए थे और उन्होंने अपनी पुत्री की शादी करनी होती है यहाँ के राजकुमार के साथ। दैट वाज द स्टोरी जो यहाँ चलती है। कमला देवी यहाँ पर अपनी बेटी को लाने के लिए भेजती है, तो गुजरात का सेकंड इन्वेजन और यहाँ का ये दोनों होते हैं। और बगलान रीजन था जिसके अंदर देवल देवी को लेकर जाना होता है, देवल देवी बोल रहा हूँ मैं, हाँ देवल देवी को लेकर जाना होता है, तो उनको बीच में अल्प खान किडनैप कर लेता है और राजकुमारी को वहाँ भेज देता है। फिर बाद में राजा रामचंद्र देवा जो है वो सबड्यू हो जाते हैं। ही वॉज गिवन टाइटल ऑफ राय रायान और राजा ए रायान, ये अलाउद्दीन खिलजी ने टाइटल दिया था और इनका जितना भी टेरिटरी था उसके पोजीशन में रहने दिया था। ये वाली पॉलिसी अकबर की भी थी। अकबर हराता था या तो सबड्यू करता था या ख़त्म कर देता था, दोनों चीज़ें। अगर सबड्यू हो गया तो वो उनको टाइटल देता था, उनकी टेरिटरीज को उनके पोजीशन में रहने देता था।
देन शंकर देवा दैट इज सिम्हाना टू थर्ड, ये अपने सालाना ट्रिब्यूट नहीं भेजते हैं। मलिक काफूर को वापस भेजा जाता है 1313 में, जब वारंगल भेजा जाता है प्रताप रुद्रा से पैसे वसूल करने के लिए, उसी के आगे इसके पास भी भेज दिया जाता है। शंकर देवा वॉज किल्ड। देन मलिक काफूर गुलबर्गा तक पहुंच जाता है। गुलबर्गा इज द डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, बॉर्डर पर आती है। दोनों क्लेम करते हैं, महाराष्ट्र भी क्लेम करता है, कर्नाटक भी क्लेम करता है। कर्नाटक का जो पावर था कि हम असर्ट करेंगे, इसलिए कर्नाटका हैज गॉन फॉर सेकंड कैपिटल, एक तरह से एक और कैपिटल सिटी बना दी उन्होंने नॉर्थ के अंदर। सो गुलबर्गा उस बेल्ट के अंदर आता है। सो गुलबर्गा तक ये पहुंच जाते हैं, उसको कैप्चर करते हैं। देन कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का जो दोआब है, इसके ऊपर पूरा कॉन्क्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर ये अलग अलग जगह पे अपनी गैरिसन्स एस्टैब्लिश करते हैं, खासतौर पे रायचूर और मुदगल पर। और दाभोल और चाओल ये वो सी पोर्ट्स हैं जो बड़े प्रोमिनेंट सी पोर्ट्स थे, और खासतौर पे पोर्टुगीज टाइम पीरियड जो अब शुरू होगा उस टाइम पर इनका नाम बहुत आएगा। इनके ऊपर कैप्चर करते हैं। देन वीर बल्लाला थर्ड के ऊपर अटैक करते हैं। सो देयर वेयर सेवरल अटैक्स गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली, इधर भी अटैक कर रहे हैं, उधर भी अटैक कर रहे हैं। यहाँ सिंपल कंसेप्ट याद रखिएगा, किस साल में किसको हराया, रीजन क्या। देन सदर्न कॉन्क्वेस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है शंकर देव सिम्हा थर्ड के साथ, दैट इज वीर बल्लाला थर्ड का। देन यादवास जो देवगिरी के थे, इनका टेरिटरी बहुत लंबा चौड़ा हुआ करता था, कहा जाता है पूरे नर्मदा से तुंगभद्रा तक टेरिटरी था। पार्ट्स ऑफ एमपी, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, ह्यूज टेरिटरी वाज देयर। कैपिटल देवगिरी हुआ करती थी, मॉडर्न दौलताबाद जिसको हम कहेंगे, या मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम बात करें तो ही इज गोइंग टू शिफ्ट हिज कैपिटल टू दैट प्लेस। मॉडर्न डे औरंगाबाद, जो मॉडर्न डे महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद है, उसके बाद के एरियाज के बीच में। इनके बाद इन डायनास्टीज के बाद में वेस्टर्न चालुक्यास भी रहे हैं। फर्स्ट नोन रूलर जो थे इनके धृधा प्रहरा, देन बिल्लमा ने अपने आप को चालुक्या से इंडिपेंडेंट किया था। देन देयर इज अ लिस्ट लंबी चौड़ी की कौन कौन राजा हैं, ये सिर्फ लिस्ट के नाम पर हैं, बाकी सिग्निफिकेंस इतना नहीं है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। काफूर जो था उसने जालना, जो गोदावरी नदी है, वहां पर भी अपनी गैरिसन एस्टैब्लिश करी थी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के लिए। सो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मलिक काफूर या डिस्क्राइब द सदर्न कॉन्क्वेस्ट ऑफ मलिक काफूर, तो आपको रूट एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है, आपको ऑर्डर एस्टैब्लिश बहुत करना जरूरी है। शाबाश, यहाँ पे वो उंगली चल गई कि ऐसे 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 करके। एंड साइमल्टेनियसली इसके अंदर आपको प्लॉटिंग होना चाहिए कि किस किस जगह पे इसकी गैरिसन्स थी, ताकि लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, उस टाइम पर आपके पास व्हाट्सएप नहीं था, आपके पास इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटराइज नहीं थी। सो जो ट्रेडिशनल बेसिस थी उन्हीं के ऊपर आपको काम करना था। तो रोड्स का सेफ्टी होना बहुत जरूरी है। देन अलग अलग जगह पे आपकी गैरिसन्स होना, सप्लाई होना बहुत जरूरी होता है। तो मलिक काफूर ने बहुत सारी जगहों पे गैरिसन्स एस्टैब्लिश किए थे। देन शंकर देवा के ऊपर इसको शक था कि ये कभी भी गड़बड़ करेगा, तो इस वजह से जगह जगह वो अपनी गैरिसन एस्टैब्लिश करता चला गया। देन दिस वाज आल्सो द फर्स्ट डायनास्टी टू यूज मराठी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, ये इनकी खासियत थी। देन अर्लीस्ट मराठी लिटरेचर जो है वो यादवास के टाइम पर दिखता है। देन हेमाद्री करके एक बड़े ऑथर हुए हैं, इन्होंने मराठी को संस्कृत के साथ फॉर्मलाइज करने की कोशिश करी थी। चतुर्वर्गा चिंतामणि संस्कृत में इनकी किताब है जो लिखी है, बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए हैं इन लोगों ने, जिसको हमदापंथी टेम्पल्स स्टाइल कहा जाता है। बहुत सारी किताबें हैं इनकी, वैद्य शास्त्र जो मेडिसिन के ऊपर है, सो मेडिएवल में मेडिसिन की किताब है। देन ही ऑल्सो कंपोज्ड व्रतखंडा ड्यूरिंग महादेवास टाइम एंड इंट्रोड्यूस्ड बाजरा कल्टीवेशन। इसके पहले बाजरा का कल्टीवेशन नहीं होता था, बाजरा के कल्टीवेशन को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। एंड ही वाज अ ह्यूज नेम, हिमाद्री एज अ मिनिस्टर इज वेरी ह्यूज नेम, और उसका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। दैन इन्होंने इसके टाइम पर ध्यानेश्वर नाम के पोएट हुए जिन्होंने ध्यानेश्वरी लिखी है जो कमेंट्री है भागवत गीता पर। देन डिवोशनल सॉन्ग जिन्हें अभंगास कहा जाता है, जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अभंगास इनके यहाँ पे लिखे गए हैं इस टाइम पर और रामदेवा के टाइम पर। देन मुकुंद राजा की फिलोसॉफिकल ट्रीटीज है, ब्रह्ममित्रा, विवेक सिंधु, महिमा भट्टा, लीला चरिता। अनफॉर्चुनेटली चूंकि ये किताबों में नहीं है, प्री वाली किताबों में, एमसीक्यू वाली किताबों के अंदर, इसलिए इसका महत्व नहीं है, बट ये उस टाइम पर मेडिएवल हिस्ट्री के बहुत बड़ी जानकारी देती हैं। बायोग्राफी ऑफ चक्रधारा, मनुभाव रिलीजियस सेक्ट्स था, दैट इज कन्नड़ा ऑफिशियल लैंग्वेज बनती है साउथ में। कमल भावा कुछ किताबें लिखता है। देन अलग अलग बुक्स हैं यहाँ पे, आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी सारी हैं। और दिस शोज कि मेडिएवल टाइम पीरियड पर अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं तो नॉर्थ इंडियन सोसाइटी के अंदर इतना कल्चरल डेवलपमेंट हमें नहीं मिलता जितना साउथ इंडिया में मिलता है, बिकॉज साउथ इंडिया इस टाइम पर अछूता था, चाहे वो टर्क्स अटैक ऑफ गजनी हो, चाहे टर्क्स अटैक ऑफ गुरी हो, या अरब अटैक्स हो। साउथ इंडिया के अंदर जो कल्चरल क्या बोलेंगे हम, एसोसिएशंस थे इनके साथ, वो बिजनेस एसोसिएशंस थे। सो यहाँ पर अभी भी कल्चर मौजूद है। सो रिमेंबर दिस थिंग कि देयर वाज अ कल्चरल डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। साउथ इंडिया वाज वर्किंग ऑन लैंग्वेजेस,
नॉर्थ इंडिया में एब्सेंट है लैंग्वेज के ऊपर काम, वो अब शुरू होगा एंड हिंदी विल बी फॉर्म्ड एंड उर्दू विल केम इनटू बीइंग। सो ये दो नई इवोल्यूशन होने वाले हैं, लेकिन साउथ इंडिया के अंदर मराठी और कन्नड़ा इसका डेवलपमेंट बहुत तगड़ा हो रहा है। देन इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं कुछ इनके अंदर जिसमें मैटर दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रामचंद्र देव हैं, उन्होंने गोल्डन टेम्पल बनवाया था वाराणसी का। हेमाद्री ने रामटेक में 5 मंदिर बनवाए थे। देन एक टेम्पल है जो पैठन का है, दैट इज महादेवा की रानी थी क्वीन वैजयी, इन्होंने बनवाया था, दैट इज नोन एज वैजनाथा टेम्पल। दे आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, एक कॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी बना था जो खानदेश में हुआ करता था, पाटना में। देन वराहमिहिर की बृहद जातका या ब्रह्म स्फुट सिद्धांता, इसके ऊपर कमेंट्री है, दैट इज सिम्हना 2 के टाइम पर काम हुआ है। सो एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी कंट्रीब्यूशन है। सो इफ वी आर गोइंग टू बी आस्क्ड कि कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस डायनास्टी, तो ये पूरा कंपोनेंट आएगा कल्चरल एस्पेक्ट के ऊपर। गो थ्रू देम एंड प्रिपेयर लिस्टिंग फॉर्म। देन द्वारा समुद्र के ऊपर अटैक होता है 1310 में। मलिक काफूर और ख्वाजा हाजी जाते हैं, देवगिरी के बाद जाते हैं एंड वेरी फास्ट पहुंचते हैं, बहुत तेजी से। तो होयसला के जो राजा थे वीर बल्लाला थर्ड, ही वाज सरप्राइज्ड, और जो साउथ इंडिया का कॉन्क्वेस्ट है उसके अंदर ख़त्म हो जाता है। प्लंडर करते हैं और राजा जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के वसाल बन जाते हैं। देन फाइनली पांड्यास की मधुरा है 1310 में ही, यहाँ पर लड़ाई होती है 2 भाइयों के बीच में कि सिंहासन पे कौन बैठेगा, सुंदरा पांड्या और वीर पांड्या। वीर पांड्या सुंदर पांड्या को हरा देता है और अलाउद्दीन की मदद चाहिए यहाँ पे। मलिक काफूर मधुरा पे अटैक करता है, वीर पांड्या को हराता है और अल्टीमेटली फिर इसको खूब सारा सोना चांदी लूट लाट के वापस पहुँचता है। एंड यहाँ तक कहा जाता है कि जो लिखा है इसमें नोट्स में से, बुक में से, कि रामेश्वरम तक मलिक काफूर पहुँचा था। रामेश्वरम इज एन आइलैंड। ये हो जाता है आपके अलाउद्दीन का कांग्रेस ख़त्म। नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया का कंप्लीट इंडिया कह सकते हैं हम कि वो इनके अंडर में पहुंच चुका था। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स थे जो शामिल नहीं थे, स्पेशली जो हिली टेरेन था वो मुग़लों के पास भी नहीं था। सो हिली टेरेन को छोड़ दें तो जहाँ जहाँ हमारे पास रेवेन्यू आने की जगह होती थी, जहाँ जहाँ नदियों के बेल्ट्स होते थे, वहाँ वहाँ इनका कॉन्क्वेस्ट था। सो सिंध इनके पास था, पंजाब इनके पास था, अफगानिस्तान का कुछ पार्ट इनके पास था, साउथ इंडिया तक की टेरिटरी थी। सो अलाउद्दीन खिलजी की इनफैक्ट काफ़ी बड़ी टेरिटरी का मालिक था, बट सबसे बड़ा एम्पायर क्रिएट करेगा औरंगज़ेब काफ़ी बाद में। बट स्टेबल नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके सक्सेसर उतने एबल नहीं थे। सो स्टेबिलिटी लाने का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अलाउद्दीन खिलजी क्यों कर पाया? क्योंकि नॉर्थ में उसके पास टेंशन कम था। मंगोल अटैक वीक हो चुके थे इस टाइम तक। मंगोल अटैक सल्तनत के अर्ली फेज के अंदर बहुत तगड़े हुए, अलाउद्दीन करना पड़े, लेकिन इतने तगड़े नहीं थे जहां मंगोल चले गए। साउथ इंडिया के अंदर लोगों ने कभी ये सोचा नहीं था कि ये अटैक हम तक हो सकते हैं। सो दैट वाज द प्राइम कंसर्न। आप सोच के देखो, वही वाली चीज़ हमको स्टार्टिंग में मिलती है कि बंगाल तक कोई आ नहीं सकता, तो सो रहे हैं हम और बख्तियार खिलजी पहुंच गया और जीत गया। इसी तरह से जब काफूर की फोर्सेस एक्सट्रीम साउथ पहुंचती हैं तो दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि हम इस वॉर को, इस बैटल को कर सकेंगे। बाद में ये वही टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड के अंदर साउथ इंडिया के अंदर जब अब डायनास्टीज टूटना चालू होंगी, अलाउद्दीन की डेथ के बाद नई डायनास्टीज इमर्ज होंगी। सो इट्स अ ट्रांजिशन फेज, नया कल्चर इमर्ज होना चालू होगा। एंड यहाँ पर एक बैटल होगी जिसके अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया गन पाउडर विल बी यूज्ड इन साउथ इंडिया। इट्स रॉन्ग टू से कि बाबर ब्रॉट इट फॉर द फर्स्ट टाइम। बाबर यूज सबसे तगड़ा था और बाबर ने सबसे पहली बार सबसे तगड़े तरीके से यूज किया था। दैट्स अ डिफरेंस। सो ये वो टाइम पीरियड है जब काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। चाइनीज़ इन्फ्लुएंस बहुत सारा रहेगा साउथ इंडिया के अंदर। यानी आओ, शिहाबुद्दीन उमर माइनर सन था, अलाउद्दीन मर जाता है, मलिक काफूर उसकी विधवा के साथ शादी कर लेता है और शिहाबुद्दीन उमर को राजा बना देता है। बच्चा था और ख़ुद रीजेंट बन के काम करने लगता है। तो जो नोबल्स थे उनको तकलीफ हो जाती है, जो उसके बच्चे थे उनको तकलीफ हो जाती है और अल्टीमेटली मलिक काफूर की हत्या करा दी जाती है। होता क्या है, कहानी इतनी अच्छी है कि कहा जाता है कि शिहाबुद्दीन उमर वॉज नॉमिनेटेड बाय अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिज़र खान को हटा देता है कि तुम इस लायक नहीं हो, नालायक पुत्र हो मेरे, और मलिक को बिठा देता है, रीजेंट बन जाता है। और खिज़र खान को, जो उसका बड़ा बेटा था, और शादी खान, इन दोनों को अंधा कर देता है। अलाउद्दीन की पत्नी के साथ विवाह कर लेता है, सारी वेल्थ ले लेता है और उसकी पत्नी को भी कैद में डाल देता है। देन मुबारक खान जो तीसरा पुत्र था अलाउद्दीन का, उसको जेल में बंद कर देता है। फिर कुछ लोगों को भेजता है कि मुबारक खान को मार डालो जाके। सो मुबारक खान उल्टा दाव चल देता है और मुबारक खान उनको पलट देता है और वो वापस जाके अलाउद्दीन की, इसकी मलिक काफूर की हत्या कर देते हैं। मुबारक खान रिलीज हो जाता है और मलिक काफूर को जब मार दिया जाता है तो शिहाबुद्दीन उमर का वो स्वयं रीजेंट बन जाता है और बाद में उसकी हत्या कर देता है। सो और टाइटल लेता है
अल वासिक बिल्ला कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, थर्ड सन था, अपने आप को खलीफा बुलाने वाला इकलौता सुल्तान था। काफ़ी सारी जो साउथ इंडिया के अंदर अभी हमने बैटल्स की बात करी कि उसके टाइम पर बैटल हुई थी, बाद में इन्होंने पॉलिसी ऑफ फॉरगिव एंड फॉरगेट अपना ली थी। सारे मर्डरर्स जितने भी प्रिजनर्स थे सबको छोड़ देते, एक्सेप्ट मलिक काफूर की हत्या करने वालों को सजा दी गई थी। याद करना, अलाउद्दीन खिलजी ने भी दगाबाजी करवाई और किले में घुस गया और फिर दगाबाज करने वाले को मार डाला। तो मुबारक शाह ने बोला, यार तुम मुझे मारने आए हो, मैं राजा बन जाऊंगा, तुम्हारे बड़े होंगे, जाओ उसको मार डालो। तो उन्होंने जाके उसकी हत्या कर दी। तो जिन्होंने हत्या करी थी उसको भी टपका दिया इन्होंने। बोले नहीं, तुम तो हत्यारे हो, बोले तुम तो दगाबाज हो, राजा के खिलाफ तुम ईमानदार नहीं हो। दैट वाज डन। सारी लैंड जो थी वापस कन्फिस्केट कर लेता है, बट ही वाज अ सेंसुअल प्लेजर सीकर। मोरल स्टैंडर्ड जो थे वो बुरी तरह से गिर जाते हैं। भैया गे थे और इनका एक प्रेमी हुआ करता था जिसका नाम था हसन, और ही वाज अ रीसेंट कन्वर्टी, और इसको एक टाइटल दिया जाता है खुसरो एंड पोजीशन दे दी जाती है प्राइम मिनिस्टर की। बाद में फिर इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है ये हसन कि उसके महल में कभी भी घुस सकता था। ही बिकेम दैट पावरफुल। गुजरात का रिबेलियन होता है, आइनुल मुल्क मुल्तानी, उसको ख़त्म करते हैं। यादव रूलर देवगिरी के थे, उन्होंने इंडिपेंडेंस घोषित कर देनी थी। तो सुल्तान यहाँ पे साउथ इंडिया जाते हैं। हरपाल देव जो देवगिरी के राजा थे वो भाग जाते हैं, देवगिरी कब्जे में वापस ले लिया जाता है। देवगिरी वॉज डिवाइडेड, टेम्पल्स वेर डिमोलिश्ड, मॉस्क्स वेर बिल्ड उनके मटेरियल से। मारवाड़ इस टाइम पे छूट जाता है। गुलबर्गा, सागरा, द्वारा समुद्रा, इनको वापस रिकैप्चर करना पड़ता है। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी इतनी जल्दी मर गया कॉन्क्वेस्ट के बाद कि ही कुड नॉट कंसोलिडेट द पोजीशन। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद भी वही देखा था, कुतुबुद्दीन ऐबक मरा, सब ब्रेक फ्री हो गया, वापस से इल्तुतमिश को कंसोलिडेट करना पड़ा, फिर वो मरा, फिर ब्रेक फ्री हो गया। तो कंसोलिडेशन का एफर्ट कंटिन्यूअस चलता रहता था। एवरीबडी वांट टू असर्ट देयर सुप्रीमेसी, कोई भी किसी के अंडर में राज नहीं करना चाहता, सॉवरेंटी। सो खिज़र खान की जो पत्नी थी देवल देवी, उसके साथ ये वासिक बिल्ला मुबारक शाह ब्याह करते हैं। और वाघेला राजपूत प्रिंसेस जो थी हैं, जिनके बारे में पूरी कहानी है एपिसोड पहले का। खुसरो हसन कौन है? जो हसन इनका स्लेव था जो रिसेंट कन्वर्ट हुआ था। ये बंदा आर्मी को इकट्ठा करता है, करने के बाद में फिर इसके हरम में घुसता है और मुबारक शाह की हत्या कर देता है और टाइटल लेता है नासिरुद्दीन खुसरो शाह। ये अलाउद्दीन खिलजी की डायनास्टी नहीं है, उसके वंश का नहीं है। अगर गे शादी मानी जाए तो गे रिलेशनशिप थी इसकी राजा के साथ। ही इज द ओनली इंडियन मुस्लिम टू रूल। ये वही है। कन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ? ही वॉज कन्वर्टेड। रेहान क्या था? रेहान वॉज ऑल्सो कन्वर्टेड बट ही वॉज प्राइम मिनिस्टर। ये सुल्तान बनता है, ये था। सो यहाँ पर काफ़ी सारे काम होते हैं जिसके अंदर एक बंदे का नाम आता है फ़खरुद्दीन मोहम्मद जोना। इसको घोड़ों का रखवाला या अस्तबल का रखवाला, या बड़ी पोस्ट होती थी उस टाइम पर, उसको बना देते हैं और गाजी मलिक का टाइटल दे दिया जाता है वार्डन ऑफ मार्चेस। और पुराना था, एंड जब ये पोजीशन दे दी जाती है, एंड ही वाज बिटरली अपोज टू इंडियन मुस्लिम्स। फ़खरुद्दीन मोहम्मद जोना ये अपने बाप को, जो गाजी मलिक थे, उनको इनवाइट करते हैं कि आप दिल्ली पे अटैक करो। सुल्तान की हत्या हो जाती है। इंद्रप्रस्थ की बैटल है, बैटल ऑफ इंद्रप्रस्थ, जिसके बारे में अक्सर किताबें गायब हैं। तो बैटल ऑफ इंद्रप्रस्थ के अंदर हसन को मार दिया जाता है गाजी मलिक के द्वारा। गाजी मलिक दिल्ली पे कैप्चर करता है 1320 में, और गाजी मलिक टाइटल लेगा। फिर यहाँ से डायनास्टी चालू होगी तुगलक्स की। सो ही ऑल्सो, दिस हसन नसीरुद्दीन खुसरो शाह ऑल्सो मैरिड देवल देवी। सो देवल देवी वॉज वाइफ ऑफ 3 सुल्तान्स, इसलिए इंपॉर्टेंस है उसका, इंपॉर्टेंस समझना। और इन सब के टाइम पर अमीर खुसरो इज कोर्ट पोएट। तो हिस्टोरिकल वैल्यूज जो उसने कही है वो फर्स्ट हैंड नॉलेज दिया है। ओके, अब इस टाइम पर ये होता है कि ये जो भैया थे खुसरो शाह, अब चूंकि ये एक इंडियन थे, अब इनको अपनी असर्शन करना है। एलियन एस्पेक्ट चल रहा है, टर्किश रूल है। सो टर्किश रूल के अंदर या नॉन टर्क्स हैं, कौन से ओलिगार्क्स हैं, बाहर के आए हुए हैं, फॉरेन है, एलियन है। सो इसके अंदर ये बंदा क्या करता है कि अपने ख़जाने को, जो अलाउद्दीन का भयंकर बड़ा ख़जाना था, इसको बांटना चालू करता है, नोबल्स को ख़रीदना चालू करता है। क्योंकि दिख क्या रहा है, भैया तुम दगाबाज हो, लॉयलिटी नहीं है, तो लॉयलिटी को ये परचेज करना चाहता है। सो उस टाइम पर एक बड़े संत हुआ करते थे जिनका नाम था हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। इनको 5 लाख टंकाज उस टाइम पे दिए जाते हैं और वो खर्चा कर देते हैं, खजाना खाली हो जाता है। गाजी मलिक आते हैं, गाजी मलिक बोलते हैं भाई क्या हुआ? बोले उसने सारा खजाना बांट दिया। बोले किस किस को बांटा था?
लिस्ट लाओ, लिस्ट निकल के आती है, बोले सबको लेटर भेजो, सब वापस खजाना जमा करवाओ। तो निजामुद्दीन के पास जब लेटर जाता, बोले मेरे पास क्या, ईश्वर ने दिया था, ईश्वर ने ले लिया, मैंने तो खर्चा कर दिया। यहाँ कन्फ्लिक्ट चालू होती है हज़रत निजामुद्दीन की और गाजी मलिक हज़रत तुगलक की। यानी आओ यहाँ पे यारगुश खान की फैमिली के बारे में बात की, जो अक्सर वो क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछते हैं कि कौन किससे क्या रिलेशन रखता था। सो लास्ट वो है, दैट एंड्स अवर अलाउद्दीन खिलजी, विल स्टार्ट तुगलक्स नेक्स्ट वीक, ईश्वर ने चाहा तो। मीनवाइल यहाँ पर MP